केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट केंद्रीय बजट लोकसभा में पारित किया है, जहां तो देश के सभी लोगों को बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, मगर खास करके अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर से प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी उपेक्षा जो है वो केंद्रीय बजट से थी। वो इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल में आके ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और यहाँ के स्थितियों को बेहतर करना उनका परम जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से हिमाचल के बारे में कोई बड़ा जिक्र ना होना, कोई बड़ा फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल को ना मिलना और ख़ास करके जो इतना नुकसान हिमाचल में 2023 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, उसमें जो हिमाचल को नुकसान हुआ, उस दृष्टि से कोई ना कोई फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था। और दूसरा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो लगातार आज़ादी के बाद हर राज्य को और ख़ास करके जो छोटे राज्य हैं उनको दी जाती थी केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि आपका जितना आपकी इनकम राज्य की है और जितना खर्चा है उसको मिलाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो उसमें डेफिशिएंसी थी, उस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो है वो संतुलन बिठा के उसको पूरा किया जाता था। और ख़ास करके आप हिमाचल का इतिहास देखें, हिमाचल का इतिहास जानें, जिसमें हिमाचल जब पूर्ण राजस्व के रूप से आगे बढ़ा, हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिला, तो बार बार ये बात की गई कि हिमाचल इकोनॉमिक रूप से एक वाइबल राज्य नहीं है, मगर यहाँ के लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी, प्रदेश के लोगों की एस्पिरेशंस थी, प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उन्होंने जो लड़ाई हिमाचल के लिए लड़ी थी, इसीलिए लड़ी थी कि हिमाचल की एक अलग पहचान है और वो पंजाब प्रांत में नहीं रह सकता है। इसलिए हिमाचल का गठन हुआ और हिमाचल जो निचले इलाके हैं पंजाब के, उनको काट के हिमाचल में जोड़ा गया और हिमाचल राज्य बनाया गया। मगर तब से लेकर आज तक केंद्र का वर्चस्व हमेशा हिमाचल के ऊपर रहा है। ये हमने हमेशा देखा। मैं तो हमेशा अपने हर इंटरेक्शन में ये बात करता हूँ कि बिना केंद्र के वर्चस्व के हिमाचल आगे नहीं बढ़ सकता और हिमाचल के साथ और भी जितने ऐसे छोटे राज्य हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, केवल विरोध फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन की बात नहीं है, इसलिए ही हम इसका कटाक्ष या इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमको विरोध करना है, मगर ये एक हिमाचल के हितों की बात हम इसमें कर रहे हैं। एक आम आदमी, मैं केवल एक मंत्री के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर हिमाचल के एक आम नागरिक के रूप में मैं ये बात कह सकता हूं कि आज हिमाचल के लोग इस बात से बहुत आहत भी है, बहुत दुखी भी है कि हिमाचल को जो ये ग्रांट लगातार मिलती आई है, जैसा अभी इसमें जिक्र हुआ है कि शुरुआती तौर में 2017 में जो पिछला वित्त आयोग था उसके माध्यम से करीबन 12 से 15 हजार करोड़ रुपए हिमाचल को मिले और करते करते वो टेपरिंग ऑफ के माध्यम से 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए रह गए थे। अब उसके बारे में कोई भी जिक्र इस वित्तीय उसमें ना होना, ये जो बजट है उसमें ना होना, ये एक चिंता का विषय है। और इसमें कांग्रेस भाजपा की बात भी नहीं है, मैं इसमें भी बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मगर ये विषय पार्टी का नहीं है, ये विषय हिमाचल के लोगों से जुड़ा हुआ है, हिमाचल के 75 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूं कि किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए अगर ये कार्य किया गया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि केंद्र तो बहुत पैसा दे रहा है, हजारों करोड़ रुपए मेरे ही विभाग में आ रहे हैं, तो उस पर भी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हाँ वो पैसे आ रहे हैं, मगर वो पैसे जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हैं, चाहे वो पीएमजेएसवाई का पैसा हम लगातार ला रहे हैं या सीआरएफ का पैसा लगातार प्रदेश में ला रहे हैं या और पीएम आवास योजना का पैसा हम प्रदेश में ला रहे हैं। खास करके अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो वो पैसा हिमाचल को मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके तहत मिल रहा है। हम उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, हम यहाँ से डीपीआर बना के भेजते हैं
और वो पैसा हिमाचल को मिलता है, वो सभी राज्यों को मिलता है। मगर उसको आप अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, आरडीजी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे या फाइनेंशियल पैकेज के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, तो वो गलत होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हिमाचल एक छोटा राज्य है और यहाँ पे इसको वाइबल बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारा जो एम्प्लॉयज प्रदेश के अंदर कितने सालों से, आप जानते हैं हिमाचल का जो कर्मचारी तबका है वो देश का सबसे बड़ा तबका है। अगर हम उसको रेशो के हिसाब से देखें, अगर हम उसको डेंसिटी के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 2.5 से 3 लाख जो है एम्प्लॉयज है, और कहाँ हमारी आबादी मात्र 75 लाख है। तो उनको सस्टेन करना जो है, उसके लिए जो केंद्र का उसमें सहयोग मिलता था समय समय पर, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। तो मैं तो यही मैं इसमें यही कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को आने वाले समय में गंभीरता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। मुझे विश्वास है वो उठाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पे बात करनी चाहिए, वित्त मंत्री जी से भी इस विषय में बात करनी चाहिए। और ये बात जो हमारे विपक्षी साथी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, या और साथी है जो और भाजपा के जो है कद्दावर नेता है हिमाचल में, सांसद है, आज 4 लोकसभा के सांसद है, 3 राज्यसभा के सांसद है, उनको भी ये बात रखनी चाहिए कि हिमाचल में जैसा मैंने कहा, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, ये हिमाचल के हितों की बात है। आप अपने भविष्य को देखें, अपने आने वाली जो आपकी पुश्तें हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, मगर हमें हिमाचल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कभी हिमाचल के हितों की बात करनी चाहिए। हमको नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि हम आपस में बढ़ जाते हैं, आपस में हमारा डिवीजन हो जाता है। मगर कई ऐसे इश्यूज होने चाहिए, कई ऐसे मसले होने चाहिए, कई ऐसे मुद्दे होने चाहिए जहां पे हिमाचल एक छोटा राज्य है, मात्र 75 लाख लोग हैं, मात्र 4 सांसद लोकसभा के हैं, 3 सांसद राज्यसभा के हैं। अगर फिर भी हम अपनी आवाज को पूरी मजबूती से नहीं उठाएंगे तो हमको तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत चिंता का विषय है, और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि अभी हमें जानकारी भी मिली है कि संडे को, रविवार को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग इसी विषय के ऊपर रखी है। तो वहां पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमको इसमें आगे बढ़ना है और किस तरीके से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति, जो पहले ही उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर से अब आरडीजी का कोई सहयोग उसमें ना मिलना, ये एक निश्चित तौर से चिंता का विषय है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें जो और दल के साथी हैं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पहले हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, स्टेट के इंटरेस्ट दूसरे नंबर पे, और उसके बाद पार्टी आती है, तो आपको पहले अपने प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो यही उनको कह सकता हूं। बाकी जहां पर भी हम इस विषय को आने वाले समय में उठा सकते हैं, हम निश्चित तौर से उठाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हिमाचल के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। और उस दृष्टि से जहां पर भी इस विषय को हमें आने वाले समय में उठाना पड़े, हम निश्चित तौर से उसको उठाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। सर, अनुराग सिंह ठाकुर जो सांसद है, उन्होंने तो इस बजट को अच्छा करार दिया है। आप कह रहे हैं कि जो 7% है अलग अलग, तो क्या वो सीएम साहब बार बार कहते हैं कि यहाँ से हम जाते हैं, पैसा मांगते हैं, वो वहां पे जाकर रुकवा देते हैं, तो क्या फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसको लगाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? देखिए, ये मैं नहीं जानता कि क्या उनके मंशा है, क्या किस सोच के साथ वो कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूं हमारी सोच बिल्कुल साफ है। आप किसी भी पक्ष में हैं, किसी भी दल में हैं, मगर आप अगर एक जिम्मेवार कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, और अगर नहीं भी बैठे, तब भी हमें पहली सोच हिमाचल के लोगों के लिए रखनी चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैंने तो हमेशा, जब मेरे विभाग को पैसा मिला है, मैंने खुलेआम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है, विधानसभा के अंदर भी किया है, विधानसभा के बाहर भी किया है। मगर जो कल हुआ है वो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूं कि वो हिमाचल के हित में नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। जहां पर भी हमें इस बात को रखना पड़े, हम रखेंगे। और मैं तो आदरणीय सांसद जितने हैं उनको भी ये कहूंगा कि अपने अंदर रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मजबूत करे। जो हिमाचल के हित में सही है उसमें आप आवाज उठाए, और जहां पे आपको लग रहा है कि हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही है उसमें भी आवाज उठाए।
तभी आपकी विश्वसनीयता अपने प्रदेश के लोगों के अंदर बनेगी। यही सुझाव और जो है मैं अपने सांसद साथियों को देना चाहूँगा। सर, एक चीज ये भी सामने आई कि हिमाचल में जो है वो ओपीएस दे दी गई है और फिजूल खर्ची भी हो रही है, 1500 भी जो है वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री से बात हुई थी निर्मला सीतारमण से, उन्होंने कहा था कि आपका स्टेट तो अमीर स्टेट है, सब कुछ दे रहे हैं, तो वो तो नहीं आ रहा है बीच में कि जो आपने ओपीएस नहीं, देखिए ओपीएस तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई फ्रीबी है। ओपीएस जो है वो प्रदेश के लोगों का, कर्मचारियों का एक हक है। उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए ये कार्य किया गया है और उस दृष्टि से इसको हम पूरा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अगर किसी को कोई भी स्कीम के तहत पैसा दिया जा रहा है तो ऐसी स्कीम्स तो देश भर में चलती है। बिहार राज्य में क्या हुआ, चुनावों के पहले 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार खातों में डाले गए। वही चीज़ महाराष्ट्र में हुआ, वही चीज़ और जगहों पे हुई है। तो इसको केवल हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखना मैं समझता हूं कि गलत है और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, वी शुड ऑल बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जहां तक हिमाचल के हित की बात है उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इन विषयों के ऊपर मंथन करना चाहिए, इनके ऊपर बात करनी चाहिए और हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा तो दायित्व है ही है। मगर विपक्ष के साथियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपका भी उतना ही दायित्व है। आप केवल इसको पार्टी लाइन से या पार्टी नजरिए से ना देखें, आप इसको आने वाले समय में हिमाचल का कितना नुकसान आने वाले 10-15 सालों के अंदर होने जा रहा है उसका आप आंकलन करिए, अपने अंतरात्मा को सुनिए, जानिए, आंकड़े पढ़िए। आप जो ये रिपोर्ट आई है इसकी जो उन्होंने ले करी है, जो 16वां वित्त आयोग के जो रिकमेंडेशंस ले किए गए, आप उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे आंकलन करें क्या कि वो हिमाचल के हित में है या नहीं है, ये वो बेहतर कह सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको हिमाचल के हित की रक्षा करनी चाहिए। सर, आपका डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अब बर्फबारी हुई है, कितने सड़क मार्ग जो खोदे गए हैं और क्या स्थिति है अभी? नहीं, लगातार हिमाचल में हम उस पर निगरानी बनाए हुए हैं कि प्रदेश में कितनी सड़कें बंद है, कितनी खुली है। पिछले कुछ दिन से बर्फबारी भी प्रदेश में हुई है, मगर आज की अगर हम बात करें तो करीबन जो है 435 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है, जिसको हम कल तक जो है 3 फरवरी तक 100 सड़कें खोल देंगे और उसके बाद 240 सड़कें खोल देंगे। और मशीनें भी करीबन 435 मशीनें प्रदेश के अंदर लगी हुई है। जहाँ जहाँ पे स्नो ब्लोअर्स लगने हैं वो लगे हुए हैं, जेसीबी मशीन्स लगी हुई है। आज भी हमने एक बैठक अभी करी है और आने वाले समय में अभी मैं अलग से उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि हम एक नई ड्रेनेज पॉलिसी भी ला रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज ही हमारी उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो हमारे सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के और हमारे जो ईएनसी है उनके साथ हमने चर्चा करी है। और ये ड्रेनेज पॉलिसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये चीज़ें हम देख रहे थे कि जहाँ पर भी नालों का पानी जब आता है, और आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी में पानी आता है, उससे सड़कें खराब हो जाती है, सड़कों के साथ निचला जो घर है वो खराब हो जाते हैं। इसलिए उसको चैनलाइज करने के लिए जो हमारे नालियां हैं, पहले वो वी शेप में बनती थी, अब उसको हम यू शेप में बनाने जा रहे हैं और वो बनी बनाई प्री कास्ट नालियां जो है वो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा जो हमारे बॉक्स कल्वर्ट्स है उसको भी मैंडेटरी किया जा रहा है और जितनी भी अब नई सड़कें बनेगी उनके डीपीआर में ही इसको हम डाल रहे हैं कि चाहे वो सीआरएफ में बने, चाहे वो पीएमजेएसवाई में बने, चाहे वो आपका नाबार्ड में बने, जितनी भी नई सड़कें बनेगी उसको हम जितनी भी इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसको डालने का हम प्रयास करेंगे ताकि इन सब चीज़ों को इसमें डाल दिया जाए और इससे जो भी ये पानी की और बरसात के वजह से जो सड़कें का नुकसान हो रहा था उसको मिनिमाइज करने का ये हमारा प्रयास है। तो उसको आज ही हमने अप्रूव किया है और कुछ दिन के अंदर से वो प्रदेश के अंदर न्यू ड्रेनेज पॉलिसी
जो है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा लागू हो जाएगी। सर, एक आपके विभाग से हटकर एक सवाल है, आप खुद बागवान भी है, जो यूरोपियन जो कंट्रीज के साथ जो 26 कंट्रीज हैं, सेब की जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगातार घटाई जा रही है, और बीते कल प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, बातचीत की उन्होंने जनता से, तो वो कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स उन्होंने करार दिया है। तो क्या लगता है कि सर जो इम्पोर्ट ड्यूटी पहले 50% थी, अब जो न्यूजीलैंड 25 और दूसरी कंट्रीज में 20% कर दिया है, हिमाचल का लगभग 6,000 करोड़ की आर्थिकी है एप्पल की, इससे कितना? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका लगातार जो है वो दबाव बना रहा है ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिसमें जो क्रूड ऑयल रशिया से खरीदा जा रहा है उसको कम करने के लिए ये दबाव लगातार जो है वो भारत सरकार के ऊपर बन रहा है। और उसमें अभी जो प्रोक्योरमेंट है कच्चे तेल की, उसमें कमी भी हमको देखने को मिली है। अभी आपने देखा कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति अमेरिका ने एक जो है नया स्टेटमेंट दी कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने पे हम मजबूर करेंगे। ये तो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, मगर इसमें जो एक हमारे लिए, हिमाचल के लिए एक बड़ा चिंताजनक विषय है, अभी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी एक अग्रीमेंट हुआ है, हालांकि उसको अभी तो केवल एक इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट होने में करीबन 3 से 4 साल अभी लगेंगे। इसके नेगोशिएशंस होगी हर चीज़ के ऊपर, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, चाहे वो फ्रूट प्रोडक्ट्स है। मगर उसमें जो अभी बात निकल कर आ रही है कि और चीज़ों में जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं हम देश के अंदर, उनकी मार्केट यूरोपियन कंट्रीज़ में खोलने के लिए उस एवज में जो है वो आपका सेब की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम करने की बात की जा रही है। पहले भी वैसे कम था, अब उसको और कम, पहले करीबन 40% था, अब उसको 20% तक लाने की बात की जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका हमारी आर्थिकी पे हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, चर्चाएं चल रही है, मगर अगर ये इम्प्लीमेंट होगा आने वाले समय में तो उसका एक बहुत गहरा जो है नुकसान हमारी आर्थिकी को देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि हिमाचल की जो आर्थिकी है उसमें बागवानों का करीबन 5,000 करोड़ का 5,500 करोड़ की एप्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर है। आप देख रहे हैं कि कितने हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवा साथी अपने आईटी कंपनीज की जॉब्स को छोड़कर दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से वापस अपने बगीचों में आए, और ख़ास करके कोविड काल के बाद, और उन्होंने नई इनोवेशंस लगाई, नए इसमें जो है पौधे इसमें लगवाए, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, कईयों ने बैंक से इसमें लोन लिया। और अब अगर इस तरीके का उसका नुकसान होगा तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश के युवाओं का इसमें आने वाले समय में होगा। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं फिर से इस विषय पर, जो मुख्यमंत्री जी तो इस पर आवाज़ उठा ही रहे हैं, अभी दिल्ली गए थे तो उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इसके बारे में बात करी है, मगर जो सांसद भी है हमारे हिमाचल के, 4 सांसद है, 5 सांसद है, 6 सांसद है राज्यसभा और लोकसभा को मिला के, उनको भी इस विषय को प्राथमिकता पे उठाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल की अगर आर्थिकी पे इस तरीके का प्रहार होगा तो हम जहाँ पे आत्मनिर्भर की बात, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो आत्मनिर्भर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसपे सबको ध्यान एकत्रित भी करना चाहिए, आकर्षित भी करना चाहिए, और इसके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए। इसको विषय को केंद्र सरकार से प्राथमिकता पे उठाना चाहिए।